इस करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी प्लेस्ड इन मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फील्ड। मीनिंग क्या, जब किसी बॉडी को हमने किस में रखा हुआ, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रखा हुआ, तब प्लेस्ड इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज दैट पॉइंट वेयर द नेट gravitational force of the field acts। मीनिंग क्या, वो पॉइंट जहाँ पर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। कब? अगर बॉडी को कहाँ पर प्लेस करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास जो होता है किसी भी बॉडी का, अगर हम ये दोनों पॉइंट बॉडी के अंदर देखते हैं, भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास को देखते हैं, तो ऐसी बॉडी जिनका शेप सिमेट्रिकल शेप होती है, जिनकी शेप कैसी होती है, सिमेट्रिकल, यानी कि उनकी जो डेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मास डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, वो यूनिफॉर्म है। तो ऐसी बॉडीज़ के लिए फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी of a body, center of gravity with the center of mass। मीनिंग क्या है, अगर हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है किसी भी बॉडी की, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंसाइड करेगा, किसके साथ कोइंसाइड करेगा, ये सेंटर ऑफ मास के साथ कोइंसाइड करेगा। जैसे एग्जांपल अगर ले हम फॉर ए सॉलिड स्फीयर, किसी सॉलिड स्फीयर के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास जो है वो दोनों एक ही पॉइंट पर, इसके स्फीयर काफ़ी बड़ा है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है मास का वो यूनिफॉर्म नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी जिसकी है। तो ऐसी बॉडीज़ के केस में फॉर लार्ज बॉडीज़ हैविंग नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जिनके अंदर है ऑफ डेंसिटी, या नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी भी कह सकते हो आप। तो सेंटर ऑफ मास जो आएगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आएगा वो कोइंसाइड नहीं करेंगे। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, center of gravity does not coincides with center of mass। क्लियर है? तो मीनिंग ये पॉइंट आपको याद रखना है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कब कोइंसाइड करेंगे, अगर मास डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। और अगर मास डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है किसी बॉडी के लिए, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों कोइंसाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सैटेलाइट। क्या होता है? तो कोई भी बॉडी जो जैसे हम देखते हैं कि
अर्थ के अराउंड मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट का मीनिंग क्या है? ए बॉडी विच इज रिवॉल्विंग अराउंड, विच इज रिवॉल्विंग अराउंड a comparatively much large body। कंटिन्यूसली ये जो है क्या करेगी? रिवॉल्व करेगी। एक ऐसी बॉडी जो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करती है किसके अराउंड? उसके कंपेयर में एक बड़ी बॉडी के अराउंड। तो इस स्मॉल बॉडी को हम बोलते हैं क्या? सैटेलाइट। तो दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड नेचुरल सैटेलाइट। एक तो हमारे पास होते हैं नेचुरल सैटेलाइट, जैसे मून है, और दूसरा जो है हमारे पास होते हैं आर्टिफिशियल। कैसे होते हैं हमारे पास? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट में बहुत सारे सैटेलाइट जो है कुछ एग्जांपल लिखते हैं सैटेलाइट्स के, जैसे भास्कर, रोहिणी, एप्पल, और भी बहुत सारे हैं, IRS एट्सेट्रा। ये बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो मैन मेड सैटेलाइट होते हैं, उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और नेचुरल जो नेचर में होते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट। हम ये सपोज करते हैं, मान लो अर्थ, ये हमारी अर्थ है और अर्थ के सरफेस पर एक बड़ा सा टावर खड़ा किया हुआ है, और इस टावर से हम किसी ऑब्जेक्ट को कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं v। अब देखो, कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जब हम इसको देंगे तो कुछ इसका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक पाथ होगा, मीनिंग ये पैराबोलिक पाथ डिस्क्राइब करेगा और अर्थ के सरफेस पर क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। बट अगर इसकी वेलोसिटी को थोड़ा और इंक्रीज कर दो, मान लो हम इसको v2 वेलोसिटी दे देते हैं, तो ये थोड़ा और दूर तक जाएगा, यानी कि कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और फिर दोबारा ग्राउंड पर जो है पैराबोलिक पाथ कवर करेगा और ग्राउंड पर हिट करेगा। बट अगर हम इसको एक मिनिमम वेलोसिटी दे दें, इतनी वेलोसिटी दे दें कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो अर्थ के सरफेस पे स्ट्राइक ना करके बल्कि एक स्टेबल ऑर्बिट के अंदर अर्थ के अराउंड जो है रिवॉल्व करना क्या कर दे? शुरू कर दे। अर्थ के अराउंड एक स्टेबल ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करना शुरू कर दे, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बन जाएगा? अर्थ का सैटेलाइट बन जाएगा। तो मीनिंग अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें अर्थ के अराउंड किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करवाना है तो हमें उसको एक मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी, जिस वेलोसिटी को हम बोलेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे इस वेलोसिटी को? ऑर्बिटल वेलोसिटी। यानी कि किसी भी सैटेलाइट को अगर हमें लॉन्च करना है तो उसको कुछ मिनिमम वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है, और वो वेलोसिटी कौन सी होती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है। तो ऑर्बिटल स्पीड की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो द मिनिमम speed required to put the satellite into its orbit around Earth is known as orbital speed of satellite।
मीनिंग किसी भी सैटेलाइट को जो हम मिनिमम स्पीड देते हैं ताकि वो अर्थ के अराउंड किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करना शुरू कर दे, तो उस स्पीड को बोलते हैं, उसकी मिनिमम स्पीड को हम बोलते हैं क्या, ऑर्बिटल स्पीड। तो ऑर्बिटल स्पीड के लिए हमें जो है एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है ऑर्बिटल स्पीड का। तो हम ये सपोज करते हैं कोई भी हमारे पास, मान लो अर्थ हमारे पास है, ये अर्थ है, स्फेरिकल अर्थ ले लिया हमने, और अर्थ का रेडियस हम कंसीडर कर लेते हैं, सेंटर से रेडियस जो है ये आर, और अर्थ का मास भी कंसीडर कर लेते हैं, कैपिटल एम जो है वो क्या है, मास ऑफ अर्थ है। और इससे कुछ हाइट पर, मान लो ऑर्बिट जो है हमारा अर्थ से कुछ हाइट पर है, ये जो हाइट है अर्थ के सरफेस से, ये हाइट कितनी है, एच, जहाँ पर हमारा जो सैटेलाइट है वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है। मान लो ये इसकी हाइट है, तो आप इसको सर्कुलर दिखा सकते हो यहाँ पर। एच हाइट पर ऑर्बिट की जो इसकी जो वेलोसिटी है सैटेलाइट की इस ऑर्बिट के अंदर, वो वेलोसिटी हम मान लेते हैं वी नोट, इसकी स्पीड है, कितनी स्पीड मान लिया हमने, वी नोट स्पीड मान लेते हैं। तो मीनिंग अगर मैं क्या कंसीडर करता हूँ यहाँ पर, मैं डिफरेंट वैल्यूज राइट कर रहा हूँ। एम क्या है, मास ऑफ अर्थ है, आर रेडियस ऑफ अर्थ है, और एच जो है हाइट है ऑफ द ऑर्बिट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। और ये जो यहाँ पर मैंने सैटेलाइट या कोई बॉडी कंसीडर किया, इसका मास स्मॉल एम ले लेते हैं। ये किसका मास ले लिया, मास ऑफ सैटेलाइट कंसीडर कर लेते हैं हम। और v जो है, वी नोट जो है वो ऑर्बिटल स्पीड। वी नोट क्या है यहाँ पर, ऑर्बिटल स्पीड है हमारी। तो सबसे पहले हमें पता है, अगर सैटेलाइट अगर किस में रिवॉल्व करेगा, सर्कुलर पाथ में, तो किस तरह का फोर्स लगेगा की रिक्वायरमेंट है, सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगा है एम, या सैटेलाइट के ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगा है एम वी नोट स्क्वायर डिवाइड बाई आर। आर जो आएगा इसका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि टोटल जो आर की जो टोटल वैल्यू आएगी, दिस इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच, यानी कि अर्थ के सेंटर से लेना है हमें ये डिस्टेंस, तो ये आर हो जाएगा, अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है। तो इतना इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। जबकि न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है, दिस इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई और स्क्वायर। यानी कि दो फोर्स हमारे पास लग गए हैं, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। और हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है दैट इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो इन इक्विलिब्रियम हम राइट कर सकते हैं, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी इन इक्विलिब्रियम gravitational force provides the centripetal force, required centripetal force। मीनिंग जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इक्विलिब्रियम स्टेट में वो कौन प्रोवाइड करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो इक्वेट कर देते हैं दोनों को, एम वी नोट स्क्वायर डिवाइड बाई आर, दिस इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो वी नोट की वैल्यू निकाल लेते हैं, जी कैपिटल एम डिवाइड बाई आर बचेगा, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। ये जो टर्म आई है, ये टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी,
ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला आ गया। या इसको हम फर्दर जो है राइट कर सकते हैं, स्मॉल जी का जो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो जी एम जो आएगा दिस इज इक्वल टू जी इंटू आर स्क्वायर। तो ये भी यहाँ पर पुट करके हम इसको आगे करेंगे। वी नोट जो आएगा दिस इज इक्वल टू जी एम की जगह आ जाएगा जी इंटू आर का स्क्वायर डिवाइड में क्या आ गया स्मॉल आर। अब यहाँ पर स्मॉल आर की अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, कैपिटल आर प्लस एच, ये वैल्यू थी हमारे पास। तो आर बाहर आ जाएगा, कैपिटल आर को ऊपर से बाहर ले लेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे इसका, तो ये आएगा जी डिवाइड बाई आर प्लस एच और इसका पूरे का जो है स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आता है। तो यहाँ से हमें कुछ पॉइंट्स क्लियर होते हैं। क्या क्या पॉइंट्स है वो, सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं भी ऑर्बिटल स्पीड जो है सैटेलाइट की वो किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड नहीं करती है। ऑर्बिटल स्पीड, तो फर्स्ट फैक्टर है यहाँ पर क्या कहीं मास आया फॉर्मूले में, कोई मास नहीं आया, तो मास के क्या है ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट के मास के जो है ये क्या है इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करेगी मास पर। और अगर हम यहाँ पर देखें रेडियस की बात करें, अगर रेडियस के साथ क्या इफेक्ट पड़ता है, डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन रेडियस ऑफ ऑर्बिट, डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन रेडियस ऑफ ऑर्बिट, यानी कि ऑर्बिट का रेडियस अगर इंक्रीज कर देंगे हम, ये जो आर प्लस एच की वैल्यू अगर ये इंक्रीज कर देते हैं तो वी नोट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और तीसरा जो फैक्टर है डिपेंड ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट, डिपेंड्स ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट। जो प्लैनेट या अर्थ हमने कंसीडर की थी, अर्थ की जगह कोई प्लैनेट भी हो सकता है, तो उसके मास पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स थे जिसके ऊपर जो है ऑर्बिटल स्पीड डिपेंड करती है। नेक्स्ट है जो अगर हम ये कंसीडर करें भी जो h हमारा है दिस इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r। चलो फोर्थ फैक्टर दे देता हूँ मैं नाम इसको। मैं ये कंसीडर करता हूँ कि ये जो ऑर्बिट है, जो हमने ऑर्बिट कंसीडर किया था वो काफ़ी क्लोज है अर्थ के सरफेस के। तो r की जो वैल्यू थी हमारे पास कैपिटल R प्लस एच, तो r के कंपेयर में तो ये हमारी नियरली किसके इक्वल आ जाएगी, r के इक्वल आ जाएगी। और v को हम राइट करेंगे v नोट, स्पीड को हमने क्या राइट किया हुआ है v नोट राइट किया हुआ है। तो v नोट जो आएगा दिस इज इक्वल टू r कैपिटल G डिवाइड बाई क्या था r था, यानी कि h यहाँ से नेगलेक्ट कर दिया तो इस r को अंदर ले जाएंगे, तो दिस इज इक्वल टू G अंदर आके r स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई r। तो v नोट की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू G इंटू आर, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमारी ऑर्बिटल स्पीड आती है। अगर अर्थ के केस में ऑर्बिटल स्पीड निकालें हम, अर्थ के सरफेस पर G की वैल्यू 9.8 है और अर्थ का जो रेडियस है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 और इसका स्क्वायर रूट करते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 7.92 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड, या आप ये भी कह सकते हो 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड आएगी। तो इतनी जो है स्पीड किसकी आती है, अर्थ के सैटेलाइट की किसी ऑर्बिट के अंदर ये स्पीड आती है। नेक्स्ट अगर हम टाइम पीरियड निकालते हैं सैटेलाइट का, भी एक रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लेगा, तो डिस्टेंस हमारा आएगा 2 पाई r और स्पीड हमारी है v, तो टाइम पीरियड आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे हम इनकी, तो v की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये आएगा 2 पाई r
और आर डिवाइड में हो जाएगा, ये थी ना वैल्यू हमारी जी अपॉन स्मॉल आर, तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई आर डिवाइड बाई आर, और ये रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आर डिवाइड बाई जी। और आर को अगर हम अंदर ले जाएं तो आर की पावर कितना हो जाएगा अंदर जाकर, 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल आर। यहाँ पर आर की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि इस आर को अंदर लेके जाएंगे तो आर का स्क्वायर और अंदर चला गया, डिवाइड बाई जी। तो ये वैल्यू हमारे पास आती है। और आर की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर दें हम तो 2 पाई अपॉन आर, और इस स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास है आर प्लस एच, इसकी पावर हो जाएगी 3 डिवाइड बाई जी। तो ये हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाता है एक तरह से। इसको हम फर्दर आगे भी राइट कर सकते हैं, डेंसिटी की टर्म में हम इसको राइट कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर ये कंसीडर करते हैं अभी h जो है दिस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू r, तो t का जो फॉर्मूला आएगा 2 पाई डिवाइड बाई r, यहाँ से r की पावर 3 हो जाएगा डिवाइड बाई g। तो एक r यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो टाइम का जो फॉर्मूला बचेगा 2 पाई डिवाइड बाई r बाहर आ जाएगा एक, और एक r जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहाँ पे ये r और r कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम का जो फॉर्मूला बनेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ r डिवाइड बाई g। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला आता है टाइम पीरियड का। और g की वैल्यू 9.8 पुट कर दें मीटर पर सेकंड स्क्वायर, r की वैल्यू हम पुट करते हैं 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। तो हमारा जो टाइम आएगा वो टाइम कितना आएगा हम निकाल सकते हैं यहाँ से टाइम की वैल्यू, ये आएगा 5.08 इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड, या अगर मिनट्स में कन्वर्ट करें तो 84.6 मिनट जो है ये टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट आएगा, अर्थ के सैटेलाइट का। एंगुलर मोमेंटम भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है L इज इक्वल टू एम वी इंटू आर। तो हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, v की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा m r एज इट इज़, v की वैल्यू जो है हम पुट करेंगे कैपिटल G m अपॉन r, और इसका स्क्वायर रूट जो स्टार्टिंग में हमने फाइंड आउट की थी। तो r को अंदर ले जाओ, इसके m और r दोनों को ये अंदर ले जाते हैं, तो स्मॉल m का स्क्वायर हो जाएगा, r का स्क्वायर कैपिटल G कैपिटल M डिवाइड बाई r, और पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट या पावर को लिख सकते हैं 1/2। तो एक r कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा G कैपिटल M स्मॉल m की पावर 2, और r बचेगा यहाँ से एक r, और पूरे की पावर क्या हो जाएगी 1/2। तो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर एनर्जी निकालें, पहले पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। इसके ऑर्बिट में इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी, यू से लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई जो रेडियस होता है, रेडियस की वैल्यू क्या है r। तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालते हैं तो 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, वी की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। तो m v की वैल्यू हमारे पास थी Gm डिवाइड बाई r, और इसका स्क्वायर रूट था, यहाँ पर स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई r, और डिवाइड में 2 भी है 1/2। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव थी, काइनेटिक एनर्जी हमारी पॉजिटिव आती है। और यहीं पर अगर हम टोटल एनर्जी इसकी फाइंड आउट करें, सैटेलाइट की क्या निकालें टोटल एनर्जी, तो हमें पता टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो आएगी दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद हमारे पास जो एनर्जी आएगी दिस इज इक्वल टू माइनस में आएगी, माइनस में 1/2 G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई R। तो ये हमारी टोटल एनर्जी यहाँ से आएगी। तो अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं डिफरेंट एनर्जी को डिस्टेंस के साथ दिखाने के लिए सैटेलाइट के केस में, तो ये जो कर्व हमारी है ये कर्व दिखाती है काइनेटिक एनर्जी को, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। और ये जो डॉटेड लाइन ड्रॉ की गई है ये दिखाती है पोटेंशियल एनर्जी को,
और ये जो दूसरी जो रेड लाइन है ये किसको दिखाती है, टोटल एनर्जी को जो है सैटेलाइट की ये शो करती है। तो टोटल एनर्जी देखो, जैसे जैसे हाइट अगर हम ऑर्बिट की इंक्रीज करते हैं तो ये टोटल एनर्जी पॉजिटिव वैल्यू को अप्रोच करती है। ठीक है, किसको अप्रोच करती है, पॉजिटिव वैल्यू को अप्रोच करेगी, यानी कि जीरो को अप्रोच करती है ये। अगर हम देखें यहाँ पर किसको अप्रोच करती है, ये जीरो को। तो ये था हमारा पोटेंशियल, इसका कंसेप्ट, ऑर्बिटल स्पीड का कंसेप्ट कल हम डिस्कस करेंगे, एस्केप स्पीड।